हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन किया है किसी के साथ और आपको चेक लेने की जरूरत पड़ती है, आपको किसी से चेक लेना है, तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि अगर किसी कारणवश चेक डिसऑनर हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है और आपको लीगल नोटिस भेजना पड़े या चेक बाउंस का या चेक डिसऑनर का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अगर केस करना पड़े, तो आपका जो पक्ष है वो पहले से ही काफी हद तक मजबूत हो जाए। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बात करें कि चेक लेते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे पहली सावधानी ये रखनी है कि अगर किसी भी व्यक्ति से आप जो चेक ले रहे हैं, जो आजकल जो ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आप चेक लेते समय उसी व्यक्ति से सारी डिटेल भरवाइए। यानी कि जो चेक में आपका नाम है वो भी वो लिख के दे, जो अमाउंट है वो नंबर में और शब्दों में दोनों में भी वही लिख के दे। इसके साथ साथ नीचे भी साइन वही करेगा और पीछे जब चेक के पीछे भी आप एक साइन वहां पर आपको करवा लेनी है। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट में पर्पस लिखना है कि आखिर वो चेक आपको दे क्यों रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि या तो आपको कोई पेमेंट, जैसे आपने कोई सामान बेचा है उसके बिहाफ पे आप ये चेक ले रहे हैं, और या फिर आपने कोई सर्विस दी है उसके कारण ये चेक ले रहे हैं, तो वहां पर वो जो है पर्पस भी आपको वहां पर उसी को कहना है कि वो लिख के दे, ताकि इन फ्यूचर अगर ये चेक इनसफिशिएंट फंड या किसी भी कारण से अगर चेक डिसऑनर होता है तो कोई ये दलील न करे कोर्ट में ये कहने कि ये चेक मैंने लिया ही नहीं है, या गिर गया था, या इस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, या मैंने इसके साथ कोई इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हमारा हुआ ही नहीं है, ऐसा ना हो। इसीलिए आपको उसके पीछे, जो चेक के पीछे पर्पस तो लिखना ही है ताकि आप काफी हद तक सेफ हो सके। दूसरी बात यह है कि आप अगर पॉसिबल है तो कई लोग हमने देखा है कि वो साइन किया हुआ चेक ले लेते हैं, यानी कि केवल साइन है, ब्लैंक चेक लेते, साइन हुआ और कोई डिटेल यहाँ पर नहीं लेते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अभी जो चेक ले रहे हैं तो उसमें अभी कोई अमाउंट फिक्स नहीं है और अभी अमाउंट लिखनी नहीं है, अभी डिपॉजिट नहीं करना है, तो सारी डिटेल नहीं पॉसिबल है भरने के कारण। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको ब्लैंक चेक लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर लिया है तो वो ब्लैंक चेक आप अपने हाथों से नहीं भरेंगे। आपको अगर ब्लैंक चेक लेने की जरूरत पड़ी है और आपको फिर उसे डिपॉजिट करना है तो उसमें कहीं पर भी आप अपने हैंड राइटिंग से वो चेक को नहीं भरेंगे। आपको किसी अपने मित्र को या अपने रिश्तेदार को या किसी जो अननोन पर्सन है उसके लिए उसको कहना है कि ये चेक में जो मैं अमाउंट बोलता हूँ, जो नाम बोलता हूँ, उसकी तरह से लिख दो और फिर वो बाद में जाके आपको वो डिपॉजिट करना है, ताकि अगर कोर्ट में जब आप केस करें तो वो ये दलील ना दे कि मेरा चेक गिर गया था या खो गया था और इस व्यक्ति को मिला है और उसने अपने हाथों से भरकर चेक का मिसयूज किया है। तो आपको ब्लैंक चेक लेते हैं तो अपने हाथों से भर के लिख के डिपॉजिट नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि आपको एक बार कोई व्यक्ति होता है जो वो चेक आपको देता है, उसके बाद वो क्या करेगा कि उसका कुछ बैग है या वो चोरी हो गया या खो गया या गिर गया और उसमें चेकबुक थी जिसमें साइन हुई चेकबुक थी, और उसका वो FIR NCR भी लेके आ सकता है कि इस तरीके से मैं यहाँ से जा रहा था और मेरी इस तरीके से जो बैग है, थैली है, वो गिर गई थी और उसके अंदर चेकबुक थी, तो पुलिस रिपोर्ट भी लेके आ सकता है और फिर कोर्ट में यह वो रजू करेगा। उसके साथ साथ ये कहेगा इस चेक का यहाँ पर मिसयूज हुआ है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ब्लैंक चेक आपको अपने हाथों से भरकर डिपॉजिट नहीं करना है। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन है, जैसे 4-5 लाख या ऊपर का है, तो हो सके तो छोटा एक एग्रीमेंट भी आप जो चेक ले रहे हैं उससे आप करवा लीजिए कि मैंने आपको इस तरीके का, हमारे दोनों के बीच में इस तरीके का जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इस तरीके की डील हुई है, इसके सामने आप ये चेक दे रहे हैं, चेक नंबर है, चेक डिटेल है और किस तारीख को पे करना है, भरना है, वो डिटेल है। इसके साथ साथ क्यों ये लिया जा रहा है ये भी इसके अंदर मेंशन हो जाएगा। तो
इसके साथ अगर आप एग्रीमेंट करा लेते हैं, एग्रीमेंट ले ले, तो इसमें आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि यहाँ पर एग्रीमेंट में भी पर्पस है, चेक नंबर है, चेक की डिटेल है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि चेक के अंदर भी आपने पीछे की साइड पे पर्पस लिखा हुआ है, तो काफी हद तक आप सिक्योर्ड हो जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से बड़ी अमाउंट लेनी है, जैसे 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए लेने हैं, तो आपको क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है चेक लेते समय? केवल एक चेक मत लीजिए, कम से कम 3 या 4 चेक लीजिए उस व्यक्ति से। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं 5 लाख रुपए का, कि किसी भी ए व्यक्ति को बी व्यक्ति से 5 लाख रुपए लेने हैं और 5 लाख, तो क्या करेंगे, पहले आपको लेना है 5,000 का चेक, दूसरा आपको चेक लेना है 15 या 20,000 के आसपास का चेक लेना है, तीसरा चेक लेना है 70 या 75,000 का चेक लेना है, और चौथा लेना है जो बड़ी अमाउंट का, जो 4 लाख या जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो लेना है। अब क्यों ऐसा किया गया कि एक छोटा, एक 5,000 का, एक 20,000 का, एक 70-80,000 का और एक बड़ी अमाउंट का? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जनरली अगर इतना बड़ा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा नहीं कि केवल उसके बैंक अकाउंट में पूरी तरीके से अमाउंट होगी ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा कि आप जैसे 5,000 वाला चेक आप डिपॉजिट करते हैं तो उसका अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसका साइन वेरीफाई हो जाएगा और एक ट्रांजैक्शन आपका और उनका हो जाएगा। तो यहाँ तक ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक हो जाती है कि कुछ ना कुछ आपको उससे लेना बन रहा है, ये एडमिट हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए 5,000 और 20,000 वाला चेक है, अगर वो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों चेक क्लियर हो जाएंगे। तो अब वो 2 चेक क्लियर हो गए और आपने ऑलरेडी अगर एग्रीमेंट करा लिया है तो उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि एक 5 का चेक है, एक 20 का है, एक 70-80 हज़ार का है और एक बड़ा चेक है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आप सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं जो साइन डिफर करते हैं, जो बैंक में उनका कुछ अलग साइन होता है, लेकिन अगर उनका मन में कुछ भी फ्रॉड होगा तो वो चेक में कोई दूसरा साइन करे, मतलब दूसरे टाइप का साइन करेंगे। तो आपको तो पता नहीं है कि बैंक में क्या साइन चल रहा है, तो छोटा चेक लिया होगा, छोटी अमाउंट वाला, तो अगर वो बाउंस नहीं होता है तो यहाँ पर साइन का जो है इश्यू निकल जाएगा। बैंक अकाउंट क्लोज है, करवा दिया है, या फिर कुछ उसका बैंक अकाउंट बंद है, अगर वो क्वेरी भी यहाँ पर निकल जाएगी क्योंकि चेक क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी व्यक्ति से बड़ा पेमेंट लेना है तो उस पेमेंट के छोटे छोटे 2 या 3 टुकड़े कर दीजिए और फिर एक बड़ी अमाउंट का चेक लीजिए, ताकि एक तो ट्रांजैक्शन ब्रिज भी बन जाएगा और आपको उसकी सारी डिटेल आप वेरीफाई आसानी से कर पाएंगे। अब सबसे एक बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि कई बार क्या होता है कि जब आपने चेक लिया, वो डिसऑनर हो गया और आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत आपने चेक डिसऑनर का केस भी उसके ऊपर किया, लेकिन अगर आपने ब्लैंक चेक लिया होता है या फिर कई बार चेक लिया है और उसमें अमाउंट लिखी होती है और लेकिन कुछ डिटेल आपने भरी होती है, कुछ डिटेल केवल साइन उनके होते हैं, तो कई बार मोस्ट ऑफ ये दलील दी जाती है कि ये चेक तो मैंने केवल या तो सिक्योरिटी के तौर पे दिया था या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया था, यानी कि आपको पैसे की जरूरत थी इसीलिए ये चेक उसने दिया, और अगर आप अब उसे पैसे आपको नहीं देने थे, यानी कि वो मदद कर रहा था लेकिन आपने चेक डिसऑनर करके फ्रॉड किया है, मिस यूज किया है चेक का, या फिर ये एक चंदा, आप चंदा लेने आए थे और उसके लिए उन्होंने डोनेशन के तौर पे दिया था लेकिन अब डोनेशन नहीं देना है तो उन्होंने स्टॉप पेमेंट कराया था, ऐसी दलील ली जाती है। तो ऐसे में अगर ऐसा हो सकता है तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी चेक ले तो उसके पीछे उसी व्यक्ति से पर्पस लिखवा दीजिए, ताकि वो इस तरीके की कोई कहानी ना कह के कोर्ट में मिसगाइड ना करे और आपको जो जेन्युइन रीजन से आपको लेने बनते हैं वो ऑलरेडी पर्पस है, वो चेक के पीछे लिखा होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सिचुएशन हर बार हमने देखी होती है कि कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार अपनी वाइफ के नाम पर या फिर अपने बेटे या मदर फादर के नाम पर फॉर्म चलाते होते हैं और सारा ट्रांजैक्शन वो उनके नाम से करते हैं, यानी कि जो डील है वो खुद करते हैं, लेकिन जब अमाउंट लेने की बात आती है तो वो या तो मदर के नाम पर या फिर वाइफ के नाम पर या फादर के नाम का चेक लेते हैं और फिर उस टाइम डिसऑनर हो जाता है। तो काफ़ी क्वेरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरीके का करेंगे कि सारी डील आपने की है,
सारे ट्रांजेक्शन आपने, सारे जो है बातचीत है, बिल है, इनवॉइस है, वो सब आपके नाम से है। और जब चेक लेने की बात आती है तब आप मदर के, फादर के या फिर जो है वाइफ के नाम का लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है कि आपको ये साबित करने में बहुत दिक्कत आएगी कि आपके मदर, फादर या जिस व्यक्ति के, फैमिली मेंबर के नाम के आपने चेक जो लिया उन्होंने, उनका और इस व्यक्ति का जिसने चेक दिया है, उनका क्या ट्रांजैक्शन हुआ था कि वो ये इनको इतने पैसों का चेक दे। तो वो कई बार जो है दिक्कतों हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको फैमिली मेंबर्स के नाम से चेक लेना है तो पहले से ही जो डील हो रही है उसमें उसी व्यक्ति का नाम से ही आगे डील करें। यानी कि अगर आपको वाइफ के नाम का चेक लेना है तो जो एग्रीमेंट है या फिर जो इनवॉइस है या जो कंपनी रजिस्टर आपने कराई है उसमें सभी जगह आपकी वाइफ का नाम होना ही चाहिए, ताकि एक जो प्रॉपर लिंक है वो बन सके कि इस ट्रांजैक्शन में इस व्यक्ति के नाम का पूरा डिटेल है, उसके कारण ये चेक इनको लेने की जरूरत पड़ी थी। यानी कि हो सके तो आप फैमिली मेंबर्स के नाम से चेक न लीजिए, और लेना पड़ रहा है तो सारी डिटेल्स में उन्हीं का नाम होना चाहिए। और आखिरी बात कि जब भी अगर किसी व्यक्ति से आप चेक लेते हैं तो आपको हो सके तो उसका आधार कार्ड या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो पैन कार्ड, वो आप एक जेरोक्स कॉपी आप ले लीजिए, फोटो कॉपी आपको लेनी चाहिए, ताकि अगर आप जो चेक डिसऑनर हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो आपको नोटिस सर्व करना होगा या फिर केस में समन्स अगर इश्यू कराना है तो आप कोर्ट में उसका जो है आईडी प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें इसी एड्रेस पर आपको वहाँ पर जो है समन्स इश्यू करा सकते हैं या नोटिस भेज सकते हैं। क्योंकि और आपको अदालत से कह सकते हैं कि हमारे पास तो उनका यही जो है आईडी प्रूफ है और ये ऑथेंटिकेट आईडी प्रूफ है, तो वो यहीं पे रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजनेस जो पर्पज से ऑफिस ली होती है तो रेंट पे होती है, तो वो कई बार वो खाली करके दूसरी जगह भी चले जाते हो तो फिर नो अवेलेबल की नोटिस से वापस आ जाता है। तो ये सारी सावधानी आपको रखनी है कि अगर आप किसी व्यक्ति से चेक ले रहे हैं तो इस तरीके की सावधानी रखनी है, ताकि अगर बाई चांस अगर डिसऑनर होता है, चेक डिसऑनर होता है, आपको नोटिस सर्व करनी पड़े या फिर चेक बाउंस का अगर आपको केस करना पड़ रहा है तो काफ़ी हद तक आपका जो पक्ष है वो मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।